ये पहली बार था जब वो अपनी छोटी मौसी से मिल रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मौसी मात्र 6 साल की होगी। अपनी माँ से उसे पता चला कि ये छोटी बच्ची उसके नाना की दूसरी पत्नी की बेटी है। हालांकि वो सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन रिश्ते के नाते 27 साल के इस युवक को उसे मौसी कहना था। अब जबकि 89 साल के नाना का निधन हो चुका था, किसी को नहीं पता था कि इस बच्ची की असली माँ कौन है। बच्ची का भविष्य नाना की छोड़ी हुई आखिरी पहेली बन गया था। अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार मेज के इर्द गिर्द बैठकर ये तय करने लगा कि इस बच्ची का क्या किया जाए। चूंकि वो एक नाजायज संतान थी, इसलिए परिवार में उसका कोई सम्मान नहीं था। ऊपर से वो बहुत शांत और गुमसुम रहती थी, जिससे परिवार के बाकी लोग उससे और भी चिढ़ने लगे। जब सबने मिलकर उसे एक दूर के अनाथालय भेजने का फैसला किया, तब दैची ने अचानक एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। वो युवक जिसकी न कोई गर्लफ्रेंड थी और नहीं जीवन में कोई खास मकसद, उसने अपनी छोटी मौसी को गोद लेने का फैसला किया। सबकी शक भरी नजरों के बीच बच्ची ने कसकर दैची के कपड़ों का कोना पकड़ लिया। बच्चे अक्सर जान जाते हैं कि उन्हें बचाने कौन आएगा। शायद इसीलिए पहली बार देखते ही बच्ची को भरोसा हो गया था कि दैची उसे यहाँ से ले जाएगा। जब दैची ने कहा मेरे साथ घर चलो, तो बच्ची के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। इस तरह उम्र के उलटफेर वाले इस मौसी और भांजे के बीच एक दूसरे को संवारने का खूबसूरत सफर शुरू हुआ। हालांकि घर पहुंचते ही दैची को पछतावा होने लगा। 27 साल से अकेले रहने के कारण उसे अकेले रहने की आदत थी। शुरू में वो बच्ची के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। देर तक सोने के शौकीन दैची को अब उसकी छोटी मौसी सुबह सुबह जगा देती थी। पछतावा तो था, लेकिन अब पीछे नहीं हटा जा सकता था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। अच्छी बात यह थी कि दोनों के बीच तालमेल बैठने लगा था। वो छोटी बच्ची खाने के बाद अपने नन्हे हाथों से दैची के लिए स्वादिष्ट चावल के लड्डू बनाती थी। ये देखकर दैची का दिल पिघल गया। खाने के बाद जब वे टहलने निकले तो बेखबर दैची हाथ कमर पर रखकर अकेला चल रहा था। तभी छोटी मौसी ने खुद आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही उनके हाथों का स्पर्श हुआ, दैची को उस बच्ची की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। लेकिन अकेले बच्चे को पालना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। सबसे पहले तो उसके लिए सही कपड़े ढूंढना ही एक बड़ा काम था। पायजामा, शर्ट, अंडरवियर, मोजे, सब कुछ जरूरी था। दैची के लिए असली सिरदर्द तब शुरू हुआ जब उसकी स्कूल जाने की उम्र हुई। दैची एक कामकाजी इंसान था, जिसे अक्सर ऑफिस में देर तक काम करना पड़ता था। वो पहले ही थक चुका था। ऐसे में बच्ची को स्कूल छोड़ने और लाने का समय निकालना नामुमकिन लग रहा था। स्कूल के पहले दिन से ही दैची के लिए भागदौड़ रोज का काम बन गई। रास्ता मुश्किल और तनाव भरा था, लेकिन दोनों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी। जब दैची उसे किंडरगार्टन छोड़कर मुड़ा तो उसने देखा कि बच्ची के चेहरे पर घबराहट और बेबसी थी। दैची तुरंत समझ गया कि उसे डर है कि कहीं वह भी उसे छोड़ न दे। वो दौड़कर उसके पास आया, उससे पिंकी प्रॉमिस किया और वादा किया कि ऑफिस के बाद वो सबसे पहले उसे ही लेने आएगा। हालांकि बच्ची शांत हो गई, लेकिन इस वजह से दैची ऑफिस के लिए 10 मिनट लेट हो गया। किंडरगार्टन में पहले दिन बच्ची ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस खिड़की के पास बैठकर इंतजार करती रही। जब दैची की छुट्टी हुई तो अंधेरा हो चुका था। वो बिना रुके किंडरगार्टन की ओर भागा। रास्ते भर उसे चिंता सता रही थी कि क्या उसने खाना खाया होगा या किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया। जब वो हाफते हुए पहुंचा तो देखा कि वो अकेली वहां बैठी थी। दैची को देखते ही वो बहुत ज्यादा उछली तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। इसके बाद दैची रोज उसे गोद में उठाकर भीड़ भाड़ वाली मेट्रो से निकलता, फिर दौड़कर उसे स्कूल छोड़ता और भागते हुए ऑफिस पहुंचता। दिन बहुत थका देने वाला होता था, लेकिन जब भी वो बच्ची की मुस्कान देखता उसकी सारी थकान मिट जाती। बच्ची के लिए भी दिन का सबसे अच्छा समय वो होता था जब शाम को दैची उसे लेने आता। लेकिन जैसे जैसे ऑफिस में काम का दबाव बढ़ा, दैची को देर होने लगी। उसे अब एक कठिन फैसला लेना था। उसे समझ आया कि उसकी माँ उसे ये जिम्मेदारी लेने से क्यों मना कर रही थी। अगले दिन दैची ने अपने बॉस से बात की और अपना पद बदलने का अनुरोध किया, ताकि उसे मैनेजमेंट से हटाकर ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ ओवरटाइम न करना पड़े। उसे लगा कि नए सहकर्मी शायद रूखे होंगे, लेकिन वे सब बहुत मिलनसार निकले। वे भी अक्सर अपने बच्चों के बारे में बातें करते थे। जल्द ही दैची उनमें घुल मिल गया। समय के साथ दैची और छोटी मौसी का रिश्ता और गहरा हो गया। वे एक पिता पुत्री की तरह साथ में शॉपिंग करने जाते, गेम खेलते और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते। ये खुशी बच्ची के चेहरे पर साफ दिखती थी। हर रात वो चुपके से दैची के बिस्तर पर आ जाती और उन दोनों का साथ बहुत सुकून भरा लगता। एक सुबह दैची ने देखा कि बिस्तर गीला था, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उसकी अपनी पैंट सूखी थी। जब वो उलझन में था, तभी बच्ची ने खुद ही सब सच बता दिया। दैची समझ गया कि क्या हुआ है, पर उसने उसे शर्मिंदा नहीं किया। उसने चुपचाप गद्दा बाहर सूखने के लिए रख दिया। रात को दैची की नींद एक आवाज से खुली। उसने देखा कि बच्ची चुपके से कपड़े बदल रही थी और बिस्तर फिर से गीला था। दैची ने उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाया। बच्ची जिद करते हुए कहने लगी कि ये तो सिर्फ पसीना है। इस समस्या के समाधान के लिए दैची ने अपने सहकर्मियों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि बच्चों का आत्मसम्मान बहुत तेज होता है, इसलिए उनके साथ दोस्त बनकर रहना चाहिए। रात को दैची ने उसे प्यार से बताया कि बचपन में बिस्तर गीला करना आम बात है और वो खुद भी छठी कक्षा तक ऐसा करता था। ये सुनकर बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके मन का बोझ हल्का हो गया। तभी उसने दैची से एक अजीब सवाल पूछा। दैची समझ गया कि उसे डर है कि कहीं दैची भी नाना की तरह अचानक उसे छोड़कर न चला जाए। उसने झूठ नहीं बोला और सच कहा कि एक दिन वो भी मरेगा, लेकिन वो समय बहुत दूर है जब वो खुद एक बूढ़ी औरत बन चुकी होगी। लेकिन बच्ची को भविष्य की चिंता नहीं थी। वो बस बार बार एक ही सवाल पूछती रही। उसकी डरी हुई आंखें देखकर दैची का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि नाना की मौत ने बच्ची को गहरा सदमा पहुंचाया है। मौत का डर उसके मन में बैठ गया था। दैची ने उसे कसकर गले लगाया और कहा कि जो हुआ नहीं उसके बारे में चिंता न करे, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। फिर उन्होंने बैठकर नाना की बातें की।
की। बच्ची ने बताया कि कैसे उसके पिता रोज सुबह उसे दौड़ने ले जाते थे और उसके लिए चावल के लड्डू बनाते थे। जब वो बोर होती तो वे उसके लिए कागज की नावें बनाते थे। वो उसके जीवन का सबसे सुखद समय था। रात को जैसे ही दैची ने लाइट बंद की, बच्ची तुरंत उसके पास आ गई। दैची समझ गया कि वो अंधेरे से डरती है, इसलिए अकेले टॉयलेट नहीं जा पाती। उसने उसे आंखें खोलने को कहा और छत पर सितारों जैसी रोशनी दिखा दी। इन सितारों की सुरक्षा में बच्ची ने फिर कभी बिस्तर गीला नहीं किया। दैची के साथ रहकर वो अब धीरे धीरे घुल मिलने लगी थी। उसने किंडरगार्टन में कोकी नाम के लड़के से दोस्ती कर ली। एक दिन जब दैची उसे लेने स्कूल गया तो उसने एक सुंदर महिला को अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर दैची का दिल एक पल के लिए धड़क उठा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, महिला ने बच्ची से हाथ मिलाया। पता चला कि वो कोकी की माँ मित्सुको थी। कोकी भी बहुत शांत और अकेला रहता था, इसलिए मित्सुको दैची की बच्ची की बहुत आभारी थी, क्योंकि वो उसकी एकमात्र दोस्त थी। जैसे ही दैची बात करने वाला था, मित्सुको ने गौर किया कि बच्ची को बुखार है। दैची तुरंत उसे गोद में उठाकर भागा, पर अनुभव की कमी के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहा जाए। मित्सुको ने उसकी मदद की और उन्हें पास के क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने बताया कि ये सिर्फ मामूली जुकाम है। उस रात बीमार बच्ची को देखकर दैची को बहुत पछतावा हुआ कि उसने समय पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो पूरी रात उसके पास बैठा रहा। अगले दिन मित्सुको मदद के लिए आई और उनके साथ मिलकर देखभाल की, जिससे बच्ची जल्दी ठीक हो गई। इस घटना ने दैची और मित्सुको को करीब ला दिया। दैची की आंखों में आंसू थे जब उसे एहसास हुआ कि वो बच्ची उसके लिए कितनी जरूरी है। अगले दिन जब वो जागा तो उसने देखा कि बच्ची उसके लिए नाश्ता बना रही थी। दैची के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी महसूस हो रही थी। एक रात उसे पता चला कि नाना के घर में मासाको नाम की एक औरत थी, जो बच्ची के साथ बहुत कठोर व्यवहार करती थी। दैची चौंक गया, क्योंकि बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र पर माँ का नाम मासाको नहीं था। उसने इंटरनेट के जरिए उससे संपर्क किया और वो वाकई बच्ची की सगी माँ निकली। दैची को ये जानकर खुशी भी हुई और दुख भी। खुशी इसलिए कि माँ मिल गई, और दुख इसलिए कि शायद अब बच्ची उससे दूर चली जाएगी। लेकिन जब वो मासाको से मिला तो वो दंग रह गया। मासाको ने कहा कि वो कभी भी अपनी बेटी को नहीं अपनाएगी, क्योंकि वो अपने मंगा कलाकार बनने के सपने को नहीं छोड़ना चाहती थी। गुस्से में दैची ने उससे आखिरी सवाल पूछा और फिर वहाँ से उठकर चला गया। ऐसी गैर जिम्मेदार माँ को बच्ची सौंपने से बेहतर था कि वो खुद उसे पाले। जब दैची घर जाने के लिए निकला तो मासाको उसके पीछे आई और एक अजीब विनती की। दैची का दिल पसीज गया, क्योंकि उसने देखा कि अपने बच्चे को छोड़ने वाली माँ के भीतर भी कहीं न कहीं थोड़ी ममता बाकी थी। अगले दिन दैची ने बच्ची से पूछा कि क्या वो उसका सरनेम अपनाना चाहेगी, पर बच्ची ने मना कर दिया। उसके लिए दैची एक दोस्त था और वो इस रिश्ते की आजादी को खोना नहीं चाहती थी। समय बीतता गया और दैची और मित्सुको का रिश्ता और गहरा होता गया। वे अक्सर बच्चों के साथ बाहर घूमने जाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन स्कूल से फोन आया कि बच्ची और कोकी गायब हो गए हैं। दैची और मित्सुको अपना काम छोड़कर उन्हें ढूंढने निकले। पूरा परिवार और दोस्त भी मदद में जुट गए। उन्हें बच्चे कहीं नहीं मिले। असल में दोनों बच्चे कब्रिस्तान में अपने पिता को याद करने गए थे। स्कूल में पेंटिंग क्लास के दौरान उन्हें पिता की तस्वीर बनाने को कहा गया था, पर उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। अपनी यादें ताजा करने के लिए वे चुपके से कब्रिस्तान चले गए थे। शाम को जब बच्चे वापस आए तो दैची ने उसे गले लगाकर खूब रोया। उसे एहसास हुआ कि ये बच्ची अब उसके जीवन का अटूट हिस्सा बन चुकी है। जब बच्चे सो गए तो दैची और मित्सुको ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही। उस रात सितारों की छाव में दो अकेले दिल एक हो गए। कहानी के अंत में दैची ने बच्ची की कुछ तस्वीरें उसकी माँ मासाको को भेजी। मासाको ने भले ही अपना रास्ता चुन लिया था, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर शायद उसे अपने किए पर पछतावा हुआ होगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची को उसका दैची मिल चुका था, जिसने उसे निस्वार्थ प्यार दिया।